स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो 3 डी ब्लॉक के मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, और बाकी एक पी ब्लॉक का मेटल है जिसकी मेटलर्जी हमें आनी चाहिए। मेटल्स में जो मोस्ट अबंडेंट 2 मेटल हैं उनकी मेटलर्जी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। अर्थ क्रस्ट जहां से माइनिंग की जाती है इनकी, और माइनिंग के बाद का स्टेप होता है मेटलर्जी, है ना। इसलिए 2 स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग होती है, एक माइनिंग इंजीनियरिंग और उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। दोनों स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग को आप लोग सिस्टर ब्रांचेस बोलते हैं या सिस्टम डिपार्टमेंट बोलते हैं। ऐसा किसी किसी आईआईटी में ही होता है कि दोनों स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग हो और दोनों के प्रोफेसर बिल्कुल एक दूसरे से कॉमन इंटरेक्शन रखते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो दोनों डिपार्टमेंट की एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी है। क्यों, तो फिर एक स्पेसिफिक की आप सब लोग जानते हैं कि एक इंडियन जो गूगल का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है, और हाईएस्ट पेड इंडियन तो नहीं है लेकिन, और हाईएस्ट पेड आईआईटीएन भी नहीं है, लेकिन गूगल में हाईएस्ट पेड है। वी पीपल मोर देन 22,000 करोड़ पर एनम लास्ट ईयर का उनका टोटल पैकेज था। तो आप समझ सकते हैं वो मेटलर्जिकल इंजीनियर हैं। तो इंजीनियरिंग करने वाले ये गलतफहमी ना रखें कि कंप्यूटर साइंस जो रिलेटिवली ऊपर रैंक पे मिलती है आज जो 15 साल से है, वो कंप्यूटर साइंस पढ़कर ही हम जिंदगी में बड़े बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजीनियरिंग इज डिफरेंट। हाँ, मेडिकल की सर आपने कौन सी ब्रांच ली? मैंने तो ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये 3 सर्किटल ब्रांचेस होती हैं। कंप्यूटर साइंस को सीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्रॉनिक्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल को ट्रिकल सॉर्ट में बोल देते हैं। ये बहुत हाई रैंक पे मिलती हैं, और बाकी आप करो तो वो रिलेटिवली लोअर रैंक पे मिलती है। बट लाइफ बहुत लंबी है, आप कितनी भी रैंक लाकर बहुत बड़ा पैकेज उठा सकते हो और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े ओहदे पे जा सकते हो। ओके दोस्तों, ये तो ऐसे ही मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा था आप लोगों को। इंडिविजुअल हमारा एक रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, कौन सा मेटल किसी दूसरे को, या कौन सा कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कौन किसको रिड्यूस करेगा। रिडक्शन के लिए एक एलिंगम डायग्राम होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स के लिए एलिंगम डायग्राम होता है। उसमें स्पॉन्टेनिटी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर दो रिएक्शन से कंप्लीट एक रिएक्शन लिखें और उस रिएक्शन का डेल्टा जी नोट आपका नेगेटिव आ जाए, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, यहाँ से पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन इस प्रॉब्लम दिखा रहा था। ओके, तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी इंडिविजुअल और फिर एलिंगम डायग्राम भी हम लोग देखेंगे, और चारों मेटलर्जी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोग लिख लें मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, अर्थ क्रस्ट में सारे एलिमेंट को एक दूसरे के हिसाब से कंपेयर करें। ये भी एक रटा रटाया क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर मेटल का नंबर आता है, ये दोनों तो मेटल है नहीं, एल्यूमिनियम, आयरन, फिर एस ब्लॉक के मेटल का नंबर आ जाता है, सोडियम। एल्कली मेटल में सोडियम पोटासियम की हम प्रॉपर्टी देखते हैं एस ब्लॉक पढ़ते टाइम।
क्यों? क्योंकि इन्हीं के कंपाउंड मिलते हैं, ये अर्थ क्रस्ट में ढंग के हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम कैल्शियम के ही कंपाउंड देखते हैं। एस ब्लॉक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड जो चैप्टर है, तो उसमें कंपाउंड तो हम सारे मेटल के तो देखते नहीं है, सोडियम पोटेशियम के ही देखते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के देखते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल में, स्ट्रोंशियम के तो देखते नहीं है, नाम मात्र बाई चांस एक आधा देख लें तो देख लें। और नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फॉस्फोरस का देखते हैं, बाकी सबका तो ना के बराबर है। ऑक्सीजन फैमिली जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन सल्फर के कंपाउंड देखते हैं बस। कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन, सिलिकॉन के सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन एल्यूमिनियम के, यानी कि बहुत ही एक एक दो दो एलिमेंट है, उन्हीं के कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि रिलेटिवली उस पर्टिकुलर ग्रुप में उन्हीं का ही एग्जिस्टेंस, नेचुरल एग्जिस्टेंस ज्यादा है, उन्हीं के कंपाउंड ज्यादा है, तो उन्हीं की केमिस्ट्री ज्यादा है। तो उन्हीं की केमिस्ट्री ज्यादा है तो उन्हीं को ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच में दो एल्कली मेटल आ जाते हैं, सोडियम ज्यादा होता है पोटासियम से, फिर मैग्नीशियम। ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में, इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखें। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हम लोग कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है। ये दोनों तो मेटल है नहीं अर्थ क्रस्ट में, कहां पर? अबंडेंस और एग्जिस्टेंस इन अर्थ क्रस्ट। अब देखो, अर्थ क्रस्ट में सिलिकेट्स ही सिलिकेट्स हैं, और सिलिकेट्स में एक 3D सिलिकेट ये होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एक सिलिकॉन मतलब 28 ग्राम और 2 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम। अगर मैं इसी की बात कर लूं तो परसेंटेज बाई मास ऑक्सीजन ज्यादा है सिलिकॉन से, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, या नंबर ऑफ एटम के हिसाब से भी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे है एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में। मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, वो सिलिकेट से आप ध्यान रख सकते हो, अर्थ क्रस्ट में सिलिकेट ही सिलिकेट है, ये सब लोगों को पता है। पर मोस्ट अबंडेंट जो मेटल है वो फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम और फिर आयरन है। आयरन की मेटलर्जी हम लोग पढ़ेंगे। पूरे अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज वाइज 5% आयरन है। कैल्शियम की हम कोई बात नहीं करेंगे, ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर ऑल दिस। सिलिकॉन और ऑक्सीजन में, ये तो मैंने याद करने का तरीका बताया कि SiO2 में जिसका मास ज्यादा वो अर्थ क्रस्ट में भी ज्यादा मास में है, क्योंकि सिलिकेट से सिलिकेट से, ये SiO2 वाला नहीं, बोथ टाइप के सिलिकेट होते हैं। SiO2 मेजोरिटी में, ये बात अलग है, इसको 3D सिलिकेट हम लोग बोलते हैं। 27 to 28%, ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर एमएमएल करना है। इसके ऊपर आपको, जैसे नीट और जेईई मेन में इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम मेटलर्जी ऑफ आयरन की बात करते हैं, और आयरन के और कौन कौन से होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है। आयरन सर मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम लिखवाया था आपने। क्या? आपने मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम लिखवाई है। हाँ, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो लिख लो कि कहां से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, धरती की गोद से निकालते हैं, तो उसकी गोद में ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है। लिख लो, इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इश्यू इज दिस। और कभी कभी ये पूछेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अमंग फोर, तो अमंग फोर में एलिमेंट बोले या मेटल बोले, सबसे पहले तो ये सोचना होगा आपको, यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं अलग अलग लिखूं। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल
इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम, जैसे आपने बात की कि जैसे कार्बन नेचर में वो तो मेटल नहीं है पर एलिमेंट तो है, सल्फर नेचर में एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाता है, सिल्वर गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में नोबल ओर्स की नेटिव ओर्स की फॉर्म में मिल जाता है, प्लेटिनम मिल जाता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये सब तो नोबल मेटल्स कहलाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम कभी भी एलिमेंटल फॉर्म में नेचर की गोद में नहीं मिलता है। एल्यूमिनियम इज फाउंड ओनली इन कंबाइंड स्टेट। एल्यूमिनियम इज फाउंड, ये क्या मिलता है, ये क्ले हो गया, स्लेट हो गया और बहुत सारे सिलिकेट रॉक्स हैं, उनमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम इज फाउंड ओनली इन कंबाइंड स्टेट इन अर्थ क्रस्ट। एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्ले, स्लेट एंड सिलिकेट रॉक्स। व्हाट आर डिफरेंट ओर्स ऑफ, मैं दोबारा से ओर्स की बात कर लेता हूं, मैंने ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम रिपीट करना। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्ले, स्लेट एंड मैनी सिलिकेट रॉक्स। चूंकि एल्यूमिनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके ओर्स का मैं जस्ट एक बार रिवीजन करवा देता हूं। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट और कौन सी थी? बॉक्साइट। बेस्ट बॉक्साइट से ही हम इसकी मेटलर्जी देखेंगे, बाकी किसी और से इसकी मेटलर्जी नहीं देखने वाले। बॉक्साइट और का फॉर्मूला क्या था? Al2O3.2H2O। और एक्स की फॉर्म में भी कुछ था क्या? यस सर। बताओ एक्स की फॉर्म वाला भी बता दो। इसमें OH AlOX NOH 3 - 2x। एक्स की वैल्यू क्या पुट, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के हाफ बीच है, हाफ पुट। एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि ये आ जाए? हाफ। दैट इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स। बॉक्साइट और ये एनसीईआरटी में बॉक्साइट और इस तरह दे रखी है, तो और ज्यादातर बुक में इस तरह दी हुई होती है, तो कैसी भी आपको मिल सकती है ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में। दूसरा एक और कौन सा और है? गिब्साइट। डायस्पर, बॉक्साइट, गिब्साइट एक साथ हमने याद किया था। कोरोंडम। Al2O3 1H2O, Al2O3 3H2O। गिब्साइट। डायस्पोर। डायस्पोर। और गिब्साइट। इसका नाम क्या था? गिब्साइट। गिब्साइट। 3H2O वाले का। और कौन सी और थी? Al2O3। कोरेंडम। कोरेंडम, ठीक है। और कौन सी थी? एक बहुत इंपॉर्टेंट और का तो आप नाम ही नहीं ले रहे, चलो बताना जिसका हम क्रायो Na3AlF6। ये तो हमने आयुटेशन इमेज में कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर। Na3AlF6 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन पेयर हो गया, AlF6 3 नेगेटिव है ना। हाँ मैं एक चीज बता देता हूं, AlF6 3 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन में काम आता है। एंड बी बोरोन, बोरोन एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप में है। This is more stable complex because of smaller size of boron. There is effective overlapping. अच्छा बॉन्ड होता है, अच्छा बॉन्ड बनता है फ्लोरीन बोरोन दोनों सेकंड पीरियड। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से ये ज्यादा है, तो कभी भी जब आपको इस तरह की रिएक्शन मिले और उसमें Na3AlF3 को बोरोन के साथ रिएक्ट करवाओ, तो
आप बोरोन का कॉम्प्लेक्स बना देना BF4 नेगेटिव, राइट। इसको सेंट्रल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं कि एल्यूमिनियम की जगह बोरोन दूसरा सेंट्रल मेटल आ गया। बोरोन मेटल तो नहीं है पर सेंट्रल मेटल एक्सचेंज बोलते हैं जनरली। वहां हमने लीचिंग ऑफ सिल्वर गोल्ड के बाद रिडक्शन प्रोसेस भी साथ साथ कर ली थी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, इफ यू रिमेम्बर। तो वहां पे भी हमने जिंक रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, क्या था वहां पे, मेटल एक्सचेंज ही था और क्या था। सिल्वर गोल्ड तो बाहर निकल गए थे और जिंक ज्यादा अपना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो जिंक अपना कॉम्प्लेक्स बना ले रहा था। होपफुली यू रिमेम्बर इट। यस सर, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइड। तो कौन से दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं लीचिंग ऑफ सिल्वर में? एक AgCN ट्वाइस -1 और दूसरा ZnCN4 -2। दोनों आप लोग यस जानते हैं। सर। अब एक और लीनाइट, केओलिनाइट, ये एक क्ले का एक फॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला है आपका ऑक्सीजन है ये। अब देखो एनसीईआरटी में सिर्फ दो दे रखे हैं, दो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कहने का मतलब। एनसीईआरटी में दो दो तीन तीन चार चार और दे रखे हैं बस, और इन्हीं जिनकी मेटलर्जी देखनी है उन्हीं मेटल के दे रखे हैं। तो आपको पेपर में पूछने की 90% प्रोबेबिलिटी तो वही लिमिट हो जाती है, एल्यूमिनियम की और डी ब्लॉक में आयरन, कॉपर एंड जिंक। बस हमने तो बहुत सारे और लिखे थे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कहीं पे कोई भी पूछे तो उसके एवरीथिंग मस्ट बी द सबसेट ऑफ दैट। बट उसमें से भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पूछने की चांसेस उसी के रहते हैं लॉजिक में, खासकर जो एनसीईआरटी स्पेसिफिक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ दो दे रखे हैं, इनका आप ध्यान रखें। पर हमारे लिए दो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है हमारे लिए जो दो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसको हम लोग अगर बोले तो इसको चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम भी बोला जाता है, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और। बताओ बॉक्साइट में Al2O3 में आपका Fe2O3 सिलिका ये सब इंप्योरिटी होती है। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट आप देख चुके हो, Fe के ऑक्साइड FeO, Fe2O3 और TiO2 भी होता है। आपको ध्यान होगा हमने लीचिंग देखी थी इसकी बॉक्साइट और की, और सिलिका वगैरह तो होता ही है। फर्दर हम बॉक्साइट के भी दो टाइप देख लेंगे, व्हाइट बॉक्साइट एंड रेड बॉक्साइट। रेड कलर इसकी वजह से होता है, जो रेड मड हमें लीचिंग में मिला था वो रेड कलर इसकी वजह से था। तो जो रेड कलर का बॉक्साइट होता है उसमें Fe2O3 की इंप्योरिटी होती है, इसलिए ओवरऑल उसका कलर भी रेड हो जाता है। बॉक्साइट फर्दर दो है जिससे हमें मेटलर्जी देखनी है। क्रायोलाइट इज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट। और भी हम और देख लेते हैं जो कम इंपोर्टेंट है। कितनी हो गई? 5 हो गई। एल्यूनाइट, इसको एलम स्टोन भी बोलते हैं। ये एक बेसिक सल्फेट होता है। बताओ पोटास एलम का क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 2H2SO। लेकिन ये एक बेसिक सल्फेट है, तो बेसिक सल्फेट है तो हाइड्रोक्साइड भी इसमें होगा और सल्फेट भी इसमें होगा। अजूराइट कॉपर का और था, वो बेसिक कार्बोनेट था, आप लोग जानते हैं। बेसिक सल्फेट है तो यहाँ पे सल्फेट तो हो गया, प्लस आपका क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड भी रहेगा, तो बेसिक सल्फेट बोल देंगे। एलुनाइट और एलम स्टोन।
बाय चांस फिर कोई सी हमने वहां पर भी लिखा था AlPO4, यहां तक इसको बेसिक फॉस्फेट बोल देंगे, पर पूरा ये होता है हाइड्रेटेड। इसमें कहीं ना कहीं इंप्योरिटी कॉपर फॉस्फेट की भी होती है, और इसकी वजह से जैसे बॉक्साइट में Fe2O3 की वजह से आपका रेड कलर हो गया, कॉपर +2 के सोल्ट ब्लू कलर होते हैं, जैसे ब्लू विट्रियोल हो गया, तो इसकी वजह से ओवरऑल इसका कलर ब्लू दिखाई देता है अपीयरेंस में। अच्छा, कोई मुझे FeLD तो रहता भी नहीं स्पेलिंग में, फेल्सपर एंड फ्लोरेस्पर, दोनों का मुझे बताओगे फॉर्मूला? इसमें से एल्यूमिनियम की Feldspar N3A O8 Al2O3 SiO2 और फ्लोरोस्पर का CaF2। ये CaF2 बिल्कुल सही बात है। इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, फ्लोराइड स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। इसका स्ट्रक्चर कैल्शियम आयन FCC बनाता है और 100% टेट्राहेड्रल वोइड आर ऑक्यूपाइड बाय फ्लोराइड आयन। इसका फॉर्मूला बताओ। इसका है Na3Al बताओ। K2O Al2O3 6SiO2। K2O Al2O3 6SiO2। ये ठीक है, या ऐसे भी लिख दें तो उसी प्रोपोर्शन में आ जाएगा, है ना। ऐसे भी लिख देते हैं इसको, हाइड्रेटेड फॉर्म में भी रहता है इनफैक्ट, तो कैसे भी लिखा हुआ मिले, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब पोटासियम एल्यूमिनियम है इसमें, एल्यूमिनियम का ये है। दिस इज आपको जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पे सारे आ चुके हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी की। तो बस आप सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए केओलिनाइट एंड बॉक्साइट है, और मेटलर्जी हम सिर्फ बॉक्साइट से देखें। अब आ जाते हैं मेन काम के ऊपर। पीछे की जो भी हमने डिस्कशन किया है सबका इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम बॉक्साइट और मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और, सबसे पहले लिखें हम सिर्फ बॉक्साइट और से उसकी मेटलर्जी देखेंगे। लिखो डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी bauxite ores are of two types. इम्प्योरिटी के बेसिस के ऊपर दो तरह के बॉक्साइट हैं, और दोनों से हम मेटलर्जी देखने वाले हैं। अपनी अपीयरेंस रेड है या फिर व्हाइट है, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में रेड कलर किसकी वजह से है, अभी बताया था, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ। मैं बता चुका हूं, Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड की वजह से। Fe2O3 FeOS थ्राइस आर मेन इंप्योरिटीज। दूसरी सिलिका वगैरह भी होती है, पर मेन ये है।
अदर तो होंगी होंगी। यहां पे सिलिका इज मेन इंप्योरिटी, अदर तो है ही, मेन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दूसरी भी है। तो इंप्योरिटी कौन सी है कम या ज्यादा, उस हिसाब से बॉक्साइट, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट, दो तरह के बॉक्साइट होते हैं, दो तरह के बॉक्साइट होते हैं। अच्छा, बॉक्साइट और की सबसे क्रशिंग ग्राइंडिंग करने के बाद पाउडर्ड और जो हमें मिल जाती है, उसके बाद हम कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन करते हैं। हम लोग लीचिंग प्रोसेस से करते हैं। जो मैंने उस टाइम पे लीचिंग में एग्जांपल लिया था बॉक्साइट का, और रेड बॉक्साइट का लिया था, इसलिए मैंने रेड मड Fe2O3 की बनते हुए बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। और लीचिंग Yes. मैंने NaOH लिया था, लीचिंग एजेंट मैंने NaOH बताया था, पर लीचिंग की मैंने जो भी प्रोसेस, अब मैं उनको अलग अलग करके दिखाऊंगा। देखो, रेड बॉक्साइट से हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो रेड बॉक्साइट में होगा क्या, ये तो है ही है। अब इंप्योरिटी भी कुछ लिख देते हैं थोड़ा डिटेल में। मेजर इंप्योरिटीज ये हैं, SiO2 वगैरह भी हैं, बाकी सब। ये पूरा रेड बॉक्साइट हो गया। दिस इज रेड बॉक्साइट। बताओ, बॉक्साइट और का हम लोग कंसंट्रेशन, मैंने पहले बताया था कि देखो कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड हैं। सेम और को हम एक मेथड से भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, दो मेथड से भी कर सकते हैं, तीन मेथड से भी बार बार कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर स्टेप में एक ही मेथड एक और के लिए यूज होगा, और कौन इंप्योरिटी है, कितनी है, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि मेथड वो रिपीट करना है, क्या करना है। तो यहां पे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी करते हैं, और मैग्नेटिक सेपरेशन। लीचिंग भी करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए नहीं पढ़ा था हमने ये Al2O3, वो तो आयरन के थे, क्रोमियम के थे ऑक्साइड्स, है ना? यस सर, यस सर। है ना? ये बॉक्साइट की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का हो गया। एल्यूमिनियम +3 में तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड है नहीं, कहेगा पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिज्म, तो यहां हम बात नहीं करेंगे। Fe2O3 यहाँ पे इंप्योरिटी है और नहीं है ये। Fe2O3 के लिए क्या था हमने मैग्नेटिक, आयरन के तो कोई भी और ले लो, है ना? ऐसे पूछेंगे आपको, बताओ साइड्राइट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर के लिए यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आयरन का Yes, sir. FeCO3 साइड्राइट। कैलामाइन के लिए कर सकते हैं क्या? कैलामाइन कौन सा होता है? ZnCO3। ZnCO। क्यों करेंगे? Zn+2 और कार्बोनेट में तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता ही नहीं है। Zn+2 तो 3d10 हो गया, 4s2 का तो +2 में निकल चुका है 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया लीचिंग। दिस इज स्टेप नंबर 1, यानी कि लीचिंग और लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, टेबलिंग जो बोलो, उससे भी हम लोग करते हैं। कुछ इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं लीचिंग से, और अच्छी तरह रिमूव हो जाती है। अब जो लीचिंग हम लोग कर रहे हैं ना, ये लीचिंग रेड ऑक्साइड की दो तरह से लीचिंग करते हैं, अलग अलग लीचिंग एजेंट के साथ। ये लीचिंग की बात करें तो हाइड्रोलिक वॉशिंग तो कॉमन हो गई। अब ये लीचिंग दो तरीके से हम लोग करते हैं। और वो प्रोसेस का नाम भी याद रखना है, ये सब याद करने की चीजें हैं। एक प्रोसेस को, लीचिंग वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस,
ठीक है, जिसमें NaOH या concentrated NaOH is used as लीचिंग एजेंट, सोलुबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया था NaOH की हेल्प से Al2O3 को, यस और नो, लीचिंग एजेंट। दूसरा है आपका होल्स प्रोसेस। एक रिडक्शन में भी हम यूज करेंगे होल हेरोल्ड रिडक्शन प्रोसेस। वो रिडक्शन की भी दो होल प्रोसेस आती है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में, एक सिर्फ होल प्रोसेस, दूसरा होल हेरोल्ड रिडक्शन प्रोसेस। ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इतने में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली बताया। यहाँ पे लीचिंग एजेंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज लीचिंग एजेंट। तो रेड ऑक्साइड का लीचिंग हम लोग करते हैं, और वो लीचिंग में सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हो गया लीच। लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यहां पर ये यूज करते हैं। तो होल्स प्रोसेस एंड बेयर्स प्रोसेस दोनों लीचिंग ऑफ रेड ऑक्साइड की प्रोसेस है, दोनों लीचिंग ऑफ रेड बॉक्साइट की लीचिंग प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस। तो आपको बोलेंगे कि लीचिंग ऑफ रेड बॉक्साइट किससे करते हैं, बेयर्स प्रोसेस से, होल्स प्रोसेस से, या दोनों से। बेयर्स प्रोसेस में कौन लीचिंग एजेंट है, बेयर्स प्रोसेस तो आप अच्छे से जानते हो। होल्स प्रोसेस में कौन लीचिंग रिएजेंट है, वैसे दोनों ही बेस हैं। देखो NaOH भी बेस है, Na2CO3 बेसिक कार्बोनेट यानी कि बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का सोल्ट सोडियम कार्बोनेट बेसिक हो गया। ये सॉल्यूशन को बेसिक बना देते हैं। और आप लोग जानते हो Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है। दोनों लीचिंग प्रोसेस में हम Al2O3 का जो एम्फोटेरिक नेचर है उसी का तो फायदा उठाते हैं केमिकल रिएक्शन में, ऑफ कोर्स, इसलिए बेस ले रहे हैं। We take advantage of एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर का भी जो उसका एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, एम्फोटेरिक में एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। दोनों में ही फाइनली इसमें पता है लीचिंग करने के बाद क्या बन जाता था, हमारा सोलुबल कॉम्प्लेक्स बन जाता था NaAlO2 एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर भी वही तैयार हो जाता है, NaAlO2 एक्वस सॉल्यूशन। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, सोलुबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो तो लिखेगा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, यहां से यहां जाने में कोई फर्क नहीं है। 2H2 दिखा दो तो फिर इससे वो आपको बनता हुआ बड़े प्यार से दिखाई देगा। वहां पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का फर्क है बस। तो NaAlO2 एक्वस दिखा दो या NaAlO4 एक्वस दिखा दो, वो एलिमिनेट है, सोडियम एलिमिनेट। तो दोनों लीचिंग प्रोसेस से बेसिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ बॉक्साइट हम लोग यूज करते हैं, Al2O3 यूज करते हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दोनों से सोलुबल कॉम्प्लेक्स। और इनसोलुबल और को सोलुबल कंपाउंड में, सोलुबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल स्पीशीज नोन एज लीचिंग एजेंट इज नोन एज लीचिंग प्रोसेस। इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो लीचिंग हो गया आपका, इस लीचिंग को हम लोग NaAlO2 को हम लोगों ने CO2 पास किया था तो भी ALOH थ्राइस या हाइड्रेटेड एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट मिल गया था। और इसको अगर हम बेसिक मीडियम तो आपका है, इसको हम एक्सेस ऑफ पानी डाल दें तो भी हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एल्यूमिनेट की भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और CO2 पास करें तो भी हो जाती है, जैसा कि हमने देखा। यहाँ पे NaOH है तो NaH को फर्दर यूज करके वो ALOH थ्राइस PPT बना भी लेगा। ये आपका लीचिंग वाला प्रोसेस हो गया, दिस इज प्रोसेस 1 लीचिंग, इसको 1 नंबर मैंने दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इसकी। हाइड्रोलिसिस, अब वो Na2CO3 वाली रिएक्शन में CO2 भी साथ मिल जाता है,
तो CO2 मिलने पर भी हमें, मैंने बोला था बाईपासिंग CO2 भी एलोस्टाइज का पीपीटी मिल जाता है, उसमें सीडिंग भी कर देते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना या फिर एलोस्टाइज पीपीटी डालकर हम लोग प्रेसिपिटेशन को पिकअप करवा देते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम लोग तो आपको ALOS थ्राइस का व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी मिल जाएगा। ये व्हाइट जिलेटिनस वर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ALOS थ्राइस के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी जब भी बने तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, ये वर्ड इसके साथ चिपका हुआ है। जैसे पैरेट ग्रीन कलर्ड गैस, क्लोरीन के लिए वर्ड चिपका हुआ है। तो जैसे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन करोगे तो ये इंडिकेटर होते हैं, समझ जाओगे कि हाँ यही है, इसकी बात कर रहा है हाँ क्वेश्चन में। यू कैन थिंक दिस वे। तो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां तक तो मैं सब बता ही चुका हूं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, इसका कैल्सिनेशन कर दिया था, इसकी हीटिंग कर दी थी। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना या ALOS थ्राइस पीपीटी का अगर हम करते हैं तो Al2O3 और H2O4 हो जाता है, एल्यूमिना हमें मिल जाता है। हाइड्रेटेड एल्यूमिना से एल्यूमिना हमें मिल गया 1415 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। इसका हम कैल्सिनेशन करते हैं, हीटिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इग्निशन वर्ड भी लोग लिख देते हैं इसके लिए। कैल्सिनेशन इज बेस्ट टर्मिनोलॉजी फॉर मेटलर्जी। तो ये जो आपका स्टेप हो गया, इस स्टेप को मैं हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप को स्टेप 2 बोल देता हूं और इग्निशन वाले कैल्सिनेशन वाले स्टेप को स्टेप 3 बोल देता हूं। अब यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे लीचिंग में, NaOH को लेकर तो पढ़ ही चुके थे, Na2CO3 लीचिंग एजेंट लेकर, उसमें लीचिंग तो केमिकल प्रोसेस है, कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी वो नहीं पढ़ा था हमने, पर मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन हो सकता है इसमें, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में कैसे हो सकता है। NaOH की प्रेजेंस में भी हो सकता है और आपका CO2 पास करके भी हो सकता है। अब मैं बात करूं Al2O3 ऑक्साइड मिल गया हमें। अब आप लोगों को पता है ऑक्साइड मिल गया तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन तो हम लोग ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो वो तो ऑक्साइड तो हमें मिल चुका है कैल्सिनेशन से। इसके बाद होता है ऑक्साइड का रिडक्शन, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम ऑक्साइड फॉर्म ऑफ ओर, ऑक्साइड और ऑफ मेटल, तो वो वाला काम करते हैं हम लोग। Al2O3 जो एल्यूमिना आपको मिल गया, you can search there. It is not there. देखो एल्यूमिना मिल गया भाई साहब, यस सर। अब रिडक्शन प्रोसेस है इंडस्ट्रियल लेवल पे, इसका कौन सा रिडक्शन, रिडक्शन के बहुत सारे मेथड थे आप लोग जानते हैं। कार्बन रिडक्शन मेथड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे हैं। एलिंगम डायग्राम में हम वो रिडक्शन का ही सारा मामला देखते हैं, ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल तक कैसे लेके आए मेटल ऑक्साइड को, कोई रिडक्शन है। थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव ऑफ रिडक्शन इज एलिंगम डायग्राम कि डेल्टा जीरो नेगेटिव हो जाना चाहिए तो स्टैंडर्ड कंडीशन को रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी, जो भी कंडीशन होगी उसके ऊपर डेल्टा जी की साइन नेगेटिव होना चाहिए। Al2O3 एल्यूमिनियम को हम रेड्यूस करेंगे और क्रूड मेटल मिल जाएगा। इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, क्रूड मेटल। और क्रूड मेटल को हम फर्दर रिफाइन कर दें तो प्योर मेटल मिल जाए, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो यानी कि नहीं बोला। स्टेप नंबर 4 रिडक्शन का है और स्टेप नंबर 5 प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग का है।
इसके लिए इलेक्ट्रिकल रिडक्शन यूज करते हैं और रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे अगर जो हमने नाम लिया था तो वो इलेक्ट्रिकल रिडक्शन नाम लिया था, रिडक्शन का एक मेथड जहां रेड्यूस हो जाता है कैथोड के ऊपर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो हम लोग यूज करते ही हैं, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी हो चाहे इलेक्ट्रिकल रिडक्शन करना हो। अब हम बात करते हैं, ये रिफाइनिंग जो हम कर रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिकल मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही है, पर इनका नाम आपको याद होना चाहिए। जो करते हैं उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम वगैरह आपको याद हो या नहीं हो, सबसे पहले चीज नाम याद होना चाहिए, एनोड कैथोड ध्यान होनी चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रिडक्शन में यहाँ पे जो मेथड या इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं वो है होल हेरोल्ड्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Hall's process is for leaching, but Herold reduction is reduction process. थोड़ा सा नाम में फर्क है। यहां पर हम लोग हूप्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक। तो हमें AlOH थ्राइस एक बार मिल गया तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन की, उससे Al2O3 मिल जाएगा हमें अनहाइड्रस। बाकी चीजें कैल्सिनेशन में रेवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं तो उसमें उड़ जाएंगी, वोलेटाइल इंप्योरिटी वगैरह जो भी होंगी, जितना अच्छे से हमें जितना ज्यादा प्योर और Al2O3 हमें मिलना होगा मिल जाएगा। वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी फुल हो जाएगा क्योंकि गर्म कर रहे हैं, तो Al2O3 जो हमें मिला तो उसको रेड्यूस करना पड़ेगा और प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। दोनों ही इलेक्ट्रिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं, चाहे रेड बॉक्साइट हो या व्हाइट बॉक्साइट। तो मैंने रेड बॉक्साइट के लिए सारी चीज बता दी, और जो जो मेन प्रोसेस है इनको हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैंने आउटलाइनिंग सारी बता दी है, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन तो यही से हो जाएंगे आपको, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही से हो जाएंगे जो मैं डिस्कशन किया है। बाकी इनकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह और डायग्राम वगैरह हम लोग देखने वाले हैं, किसके लिए रिक्वायर्ड है किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो भी बताता रहूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग। मैं व्हाइट बॉक्साइट की बात करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाइट बॉक्साइट में कौन सी मेजर इंप्योरिटी होती है? पहला क्वेश्चन तो यही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली। हम इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक लेके आएंगे और उसके बाद तो फिर वही कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप वही कर देंगे। AlOH तक लेकर आने का, व्हाइट जेलेटिनस PPT तक लेकर आने की प्रोसेस अलग है व्हाइट बॉक्साइट की, और उसमें हम सरफेक्स प्रोसेस यूज करते हैं, बड़ी फेमस ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत मिलेगा। ये रिएक्शन तो हम बोरोन फैमिली में भी देखते हैं। और डाल दो व्हाइट बॉक्साइट और रेड्यूसिंग एजेंट कार्बन डाल दो, साथ में नाइट्रोजन डाल दो, तो Al2O3 का जो और है उसकी ऑक्सीजन कार्बन छीन लेता है, और जो एल्यूमिनियम बचा वो नाइट्रोजन के साथ Ln बना लेता है, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये रिएक्शन काफी हाई टेम्परेचर पे होती है। और दोबारा बता।
बहुत ही कॉमन फेमस नाम है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज सरफेक्स प्रोसेस, व्हाट इज द जॉब ऑफ इट? सरफेक्स प्रोसेस किसके लिए होती है? रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट किसके लिए होती है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल गया हमें। अब सर एक बार इनके फंक्शन वापस बता दो, ये जो लिखे ऊपर। कितने फंक्शन? सर ये और कार्बन और नाइट। पूरी केमिकल रिएक्शन बताऊंगा अभी, कोई बात नहीं। ALN बन गया आपका, यहाँ पे ये स्टेप नंबर 1। अब हाइड्रोलिसिस उधर की थी तो वहां पे स्टेप नंबर 2 हाइड्रोलिसिस था। अब वो हाइड्रोलिसिस CO2 के साथ करो या फिर हाइड्रोलिसिस आप NaOH के साथ करो, कैसे भी करो, हाइड्रोलिसिस उधर हम कर रहे थे। और AlO3 हमें या हाइड्रेटेड Al2O3 हमें मिल गया था हाइड्रेटेड। यहाँ पर ALN की हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो वहां पर भी सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस हमने लिखा था, यहाँ पर भी सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही मिल जाएगा, व्हाइट जिलेटिनस PPT ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3, हाइड्रेटेड एल्यूमिना और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद स्टेप नंबर 3 कैल्सिनेशन का है, स्टेप नंबर 4 पुराने वाले ही हैं, आपका इलेक्ट्रिकल रिडक्शन का है, और स्टेप नंबर 5 आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का है। तो these steps are same for red bauxite as well as white bauxite। बस AlO3 तक पहुंचने का रास्ता बस अलग है। यहाँ पर हम लोग लीचिंग की होल्स प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस में हम लोग लीचिंग नहीं करते, सरफेक्स प्रोसेस यूज करते हैं, जो एक लीचिंग प्रोसेस नहीं है। उसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, और किसी भी नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, आयनिक नाइट्राइड है तो उसमें अमोनिया और हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये तो आप लोगों को पता है। और इस नाइट्राइड को, सिर्फ नाइट्राइड को गर्म कर दो तो दोबारा एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल एंड नाइट्रोजन। तो हम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मिल जाते हैं हमें, और उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया मिल जाता है। ठीक है, अब सबकी हम ये लीचिंग वगैरह सरफेक्स प्रोसेस, ये इसमें मैंने कुल मिलाकर 5 प्रोसेस का नाम लिखा। सब ज्यादा प्रोसेस का नाम अगर आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस, कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस पे पूछते हैं, वो नंबर 1 पे एल्यूमिनियम। सब ज्यादा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी का डिस्कशन स्टार्ट किया। तो बारी सब देखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब हम बारी बारी देखेंगे सबकी केमिकल रिएक्शन। कुछ हम लीचिंग वगैरह देख चुके हैं तो अच्छी बात है, पर फिर भी सभी की केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस उनकी हम दोबारा से लिख लेंगे, नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो काफी कुछ क्वेश्चन तो जो मैंने लिख दिया इसी से बनने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस। 80% क्वेश्चन तो जो मैंने अभी बोला है उसी से ही आएंगे। होल्स, हेरोड मेथड और प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? रिडक्शन होता है, एल्यूमिना कन्वर्ट टू क्रूड मेटल, impure metal converts to pure aluminium metal, is this for aluminium or something? कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। सरफेक्स प्रोसेस किसके लिए होती है? बहुत ही कॉमन। सरफेक्स प्रोसेस तो ऐसे लिखा रहता है, ऑप्शन पूछो मत बहुत बार। अब मैं बारी बारी बात करता हूँ। आउटलाइनिंग मैंने बता दी, सारा जो मेजर जो बेसिक थिंग थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया, ये बहुत काम की चीज थी। एक नोट लिख लो सबसे पहले, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम मेटल भी एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं। BeOAl2 ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। BeOH2 AlOH थ्राइस हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं।
तो ये मेटल एम्फोटेरिक है, इसलिए इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, उसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब Al2O3 का है एक्चुअली। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज एम्प्लॉयड इन और यूज्ड इन, फर्स्ट लिखो बेयर्स प्रोसेस एंड सेकंड लिखो होल्स। दोबारा से बोलना, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। Amphoteric nature of aluminium is used in or employed in first Bayer's process and second Hol's process। फिर ब्रैकेट में लिखो लीचिंग प्रोसेस, दोनों के दोनों लीचिंग प्रोसेस है। कौन कौन सा लीचिंग एजेंट है वो पूछा जाता है। अब हम बारी बारी सारी प्रोसेस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रेड ऑक्साइड की लीचिंग की प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस हम लोग लेते हैं। नेविगेशन नहीं बताने वाला, लीचिंग की केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इसलिए बता रहा हूं। बेयर्स प्रोसेस और होल्स प्रोसेस दोनों देख लेते हैं, फिर सरफेक्स प्रोसेस देखेंगे। बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग NaOH इज लीचिंग एजेंट। सबसे पहली बात तो ये है, क्या हो जाएगा, जो आपकी ओर है वो NaOH के साथ कॉन्सेंट्रेट डालेंगे तो भी, डाइल्यूट डालेंगे तो भी हो जाता है। इसमें तो एक्वा सॉल्यूशन, लीचिंग एजेंट इसको लीच कर लेता है, घुला लेता है, और घुल के क्या बन जाता है इसका एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, NaAlO2। H2 लिखना चाहो तो लिख दो, कोई काम का नहीं है। लेकिन इसके साथ जो Fe2O3 है या FeOH थ्राइस है, वो NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ चीज। SiO2 कर लेता है, Na2SiO3 बना लेता है। Yes. वो भी मैं बात कर चुका हूँ, बट वो अब डिस्कस कर चुका हूँ, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। TiO2 भी नहीं करता रेड ऑक्साइड में, जो रेड बॉक्साइड में जो होता है। तो NaAlO2 और वो दोनों के दोनों आपके पास आ गए। अब मैं NaAlO2 में खूब सारा पानी डाल दूं, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट सोलोलिसिस करवाता है, एक्सेस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस करवाता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी हमें मिल जाता है। प्लस यहाँ पर NaOH का खूब सारा पानी डाला तो डायल्यूट सॉल्यूशन ही मिलेगा। अब ये हमारे लिए बड़ी काम की चीज होगी। ये लीचिंग एजेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो ये रीजनरेट कर लेते हैं यहां से इसको। रीजनरेशन ऑफ लीचिंग रिएजेंट, ये रीजनरेट हो गया स्टेप 2 में। रीजनरेशन ऑफ लीचिंग एजेंट, इसके ऊपर कुछ, हाँ बोलो। सर आपने तो बताया था वो CO2 या फिर कंसंट्रेटेड NaOH डालते हैं जिससे, और सीडिंग भी। हाँ, मैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट दोनों दोनों मैंने बोला था। NaOH है उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इसी स्टेप में, लेकिन मैं इस स्टेप को अलग करवा के दिखा रहा हूं। यहाँ पर NaOH में बाद में हम लोग अगर थोड़ा डाइल्यूशन कर देते हैं तो ये एलोएच था, इसका पीपीटी मिल जाता है। लेकिन ये इनके हाइड्रोक्साइड, ये इनके खासियत है कि NaAlO2 प्रेसिपिटेट हो जाता है अगर हम इसको एक्सेस ऑफ पानी में डालते हैं तो। ये है, CO2 पास करते हैं तो भी हो जाता है, CO2 पास करते, पर वो फिर आपका होल्स प्रोसेस में आएगा।
CO2 पास करने पर होल्स प्रोसेस में आएगा। तो ये हो गया NaOH। AlOH PPT बन जाएगा आपका। इसका अगर मैं बताऊं, देखो एक्चुअल में करवाया कैसे जाता है, मैं डायरेक्टली वो फाइनल स्टेप लिख दे रहा हूं। पहले मैंने बताया था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, अभी मैं डायरेक्टली शॉर्ट मार रहा हूं। इसमें पहले हम डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं, सोल्यूबल हो जाता है ये आपका। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जैसे हम लोग करवाते हैं तो ये सोल्यूबल होने के साथ साथ बहुत अच्छी तरह NaAlO2 हमें मिल जाता है। लेकिन फिर हमें दोबारा NaAlO2 मिल गया तो फिर हमें SiO2 भी रहता है, वो तो आपको पता है। फिर हम उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाएं या फिर NaOH में भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, या CO2 पास करें तो भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं बेयर्स प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या करवाते हैं वो बता रहा हूं। रास्ते कई है प्रेसिपिटेशन, रास्ते कई है प्रेसिपिटेशन के। एक्सेस ऑफ पानी डालें तो भी हम लोग हो जाएगा, NaOH रखेंगे तो भी डिसेंटली प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और CO2 पास करते हैं तो भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन ये बेयर्स प्रोसेस में है, और वो अगली वाली चीज जो CO2 पास करने पर होती है वो आपकी होल्स प्रोसेस में है। वहां तो मेरे को लीचिंग बता दी थी, मैंने पर्टिकुलर प्रोसेस इसलिए इन्वॉल्व नहीं की थी। एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, NaAlO2 प्लस H2O, इस प्रोसेस में हम एक्सेस ऑफ पानी डाल देते हैं। कैसे करवाते हैं इसको एक्चुअली बताता हूँ। AlOH PPT में प्रेसिपिटेशन करवाने का ये मोड यूज करते हैं। अब भाई साहब ये बन गया आपका। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें जो लीचिंग एजेंट था वो जनरेट हो गया इस पर्टिकुलर बेयर्स प्रोसेस के थ्रू। अब इसके बाद हमें एल्यूमिना प्राप्त करना है, तो बहुत ही आसान चीज है। क्या करेंगे? हीट करेंगे ये 1200 स्टेप डिग्री। तो, ये AlOH मिलने के बाद ये कैल्सिनेशन वाला स्टेप तो सभी में ही कॉमन है। Al2O3 प्लस H2O फिर हो जाएगा आपका इतना 14 से 15 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो बेयर्स प्रोसेस में प्रेसिपिटेशन ऑफ AlOH इज डन ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये एक हाईलाइट है यहाँ पर। और लीचिंग एजेंट NaOH। लेकिन अगर हम होल्स प्रोसेस की यूज करें तो होल्स प्रोसेस कैसे करवाया जाता है? सबसे पहले तो आपको इसमें लीचिंग एजेंट कौन सा है वो यूज करना पड़ेगा, वो पता होना चाहिए। लीचिंग एजेंट Na2CO3 है। हमें AlOH तक पहुंचना है, फिर तो Al2O3 मिल ही जाएगा हीटिंग करने पर एब्सेंस ऑफ एयर में। ये आपका रेड बॉक्साइड का मेन कंपोनेंट है, बाकी इंप्योरिटी वगैरह तो है। ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको हम Na2CO3 सॉलिड के साथ फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। फ्यूजन मतलब दोनों को हम पाउडर फॉर्म में ले लेंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाएंगे, लेकिन इनकी रिएक्शन तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हो जाती है, ये फ्यूजन रिएक्शन। अब होता क्या है कि ये कोई एक्वस सॉल्यूशन में तो करवा नहीं रहे, बाकी इंप्यूरिटी भी इसके, ये तो फुर हो जाएगा, इसकी तो कोई तकलीफ नहीं है। NaAlO2 भी आपका यहाँ पर फिर सॉलिड है, H2O है आपका, और इंप्यूरिटीज भी साथ साथ हैं, क्योंकि फ्यूज करवाया तो उसी पाउडर में जो फाइनल आपको मिला प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट, फ्यूजन प्रोडक्ट का, वो तो खुद इंप्यूरिटी को रख रहा है। अब है क्या कि सिलिका वगैरह Fe2O3 ये सब पानी में तो सोलुबल होती नहीं है, और थोड़ा हम एसिडिक बना दें तो बिल्कुल वो सोलुबल नहीं रहती है। इस चीज का हम लोग फायदा उठाते हैं।
इस चीज का फायदा उठाते हैं। इसमें इम्प्योरिटी भी है और हमें जिसको पानी में, जो पानी में सोल्यूबल कौन सा है, ये कंपोनेंट पानी में सोल्यूबल है। बाकी इम्प्योरिटीज जो भी है TiO2 SiO2 वो पानी में सोल्यूबल नहीं है। हाँ SiO2 NaOH में सोल्यूबल थी, वो बात अलग थी। यहाँ तो NaOH का मामला नहीं है और एक्वा सोल्यूशन भी नहीं है। अब इसको हम घुलाएंगे तो हमें क्या है, जो यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई उसको रीयूज कर लेते हैं। NaAlO2 हम लोग इस बार हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, लेकिन CO2 की, बाई पासिंग CO2, या फिर आप ये बोल दो रीसर्कुलेशन ऑफ CO2। फायदा तो उसी में, रीसर्कुलेशन ऑफ CO2 से यहाँ CO2 आगे रिएक्शन के लिए अवेलेबल हो गई। यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा काम हो जाता है, तो पासिंग ऑफ CO2 से मैंने वहां पर इसको प्रेसिपिटेट करवाया था। ALO स्लाइस लिखना है मुझे, व्हाइट जिलेटिनस PPT मिल जाता है यहाँ पर, और CO2 से Na2CO3 मिल जाता है। अब ये एक्सेस में डालते हैं तो ऑब्वियसली डाइल्यूट फॉर्म में मिलेगा, कोई बात नहीं। पर क्या मैं बोलूं कि रीजनरेशन हो गया लीचिंग रिएजेंट का, रीजनरेशन ऑफ लीचिंग रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग मोर टाइम टू इट। लीचिंग रिएजेंट का होल्स प्रोसेस में Na2CO3 लीचिंग रिएजेंट, उसका भी रीजनरेशन हो जाता है। Na2CO3 इसलिए CO2 हमें मिलनी है, तो CO2 हम पास करते हैं हाइड्रोलिसिस के स्टेप में और हमारा काम हो जाता है प्रेसिपिटेशन। इसके बाद तो कॉमन ही स्टेप है, सभी में कॉमन है। तो जो हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है उसमें हाइड्रा वाटर तो चाहिए ही चाहिए। बेसिक मीडियम होगा तो भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा तो भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, NaOH के साथ भी हो जाएगा, CO2 के साथ भी हो जाएगा, और सिर्फ वाटर रहेगा तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही इसकी खासियत है। ALO स्ट्राइस जो आपको पत्थर मिला हाइड्रेटेड एल्यूमिना, उसको हम Al2O3.XS2 भी लिख सकते हो इसको, उससे .XS2 उड़ जाता है आपका और एल्यूमिना मिल जाता है। ये इग्निशन और कैल्सिनेशन वाला स्टेप नंबर 3 है होल्स प्रोसेस, और उसमें दोनों में मैंने लिखा है इसको। होल्स प्रोसेस तो आपका कंप्लीट ये सारा एक साथ ही करवा देते हैं, वन आफ्टर अनदर, तो हमें कुल मिलाकर एल्यूमिना मिल गया सब के सब मेथड में। अब मैं सरफेक्स प्रोसेस से भी एल्यूमिना बता देता हूँ। इनकी केमिकल रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, किस किस में लीचिंग रिएजेंट कौन है, और इनकी केमिकल रिएक्शन ध्यान होनी चाहिए। कैल्सिनेशन वाली ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप ध्यान रहेगी, वो बाकी ध्यान रखने का मामला है। मैं सरफेक्स प्रोसेस बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो फॉर इवेंचुअली गेटिंग ALO स्ट्राइस। फिर हम उसके बाद वाले स्टेप कॉमन हो जाएंगे आपके Al2O3 एल्यूमिना मिलने के बाद। एल्यूमिना मिलने के बाद इलेक्ट्रिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाले दो स्टेप वैसे हैं, वो कॉमन है, तो वो तो अलग है नहीं। तो फिर वो दो स्टेप कॉमन दोनों बॉक्साइट के लिए एक साथ ही कर लेंगे, वो तो अलग है। तो सरफेक्स प्रोसेस मैंने पहले बताया, सरफेक्स प्रोसेस काफी पूछे जाने वाली है ऑब्जेक्टिव। देखो भाई साहब, इसकी रिएक्शन क्या है, मैंने आउटलाइनिंग तो बता दी थी। रिएक्शन क्या है, ये कि ये रिएक्शन हम लोग बोरॉन फैमिली में करते हैं, सेम रिएक्शन। जो और है आपका, उसको हम कोक के साथ, कार्बन कोक चारकोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। साथ में हम लोग नाइट्रोजन गैस भी पास करते हैं,
फर्नेस में पास करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 800 डिग्री 1800 डिग्री सेल्सियस। इससे हमारा फाइनली जैसे कूलिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमें मिल जाता है, CO मिलता है, क्योंकि किसी ऑक्साइड से अगर आप ऑक्सीजन छीन रहे हो तो कार्बन ऑक्सीजन CO ही मेजर बनाता है, CO2 के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप कहीं और दूसरी जगह से अगर छीन रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्साइड किसी ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीननी होगी तो कहाँ एक्सेस मिलता है, तो CO ही रहता है आपका और H2O। ऐसी सिचुएशन कई बार आती है जब ऑक्साइड से कार्बन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है तो CO बनाता है, ऐसा तो बहुत कॉमन है। ये तो आपकी फुर हो गई, लेकिन मेजर इंप्योरिटी है वो है SiO2। एक्चुअल में उसके लिए हमने कार्बन यूज किया है। SiO2 और B2O3 मैंने बताया था, ये जो नॉन मेटल है इनके ऑक्साइड को भी रिड्यूस कर देता है। मैंने कार्बन रिडक्शन मेथड में बताया था, बोरॉन सिलिकॉन दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप है, B2O3 SiO2 दोनों को भी कार्बन रिड्यूस कर देता है। मेटल में बोरॉन मेटल मिल जाएगा और सिलिकॉन मेटल मिल जाएगा, और सिलिकॉन मिल गया आपको। सेम ये 1800 डिग्री सेल्सियस पे सारा काम हो रहा है, एक जगह मैंने बॉक्स में रखा है। और CO बनेगा मेजर तो वही बनेगा, यहाँ पे भी साथ में CO2 बन सकता है थोड़ा बहुत, COS CO2 COH मेजर। पर ये 1800 डिग्री सेल्सियस इस सिलिकॉन को जीने नहीं देगा, सिलिकॉन उड़ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सिलिका जो इंप्योरिटी थी व्हाइट बॉक्साइट में, वो सिलिकॉन में कन्वर्ट कर दी रेड्यूसिंग एजेंट कार्बन के साथ, कोक के साथ। और वो जो रेड्यूसिंग एजेंट के साथ सिलिकॉन, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है ये सरफेक्स प्रोसेस की रिएक्शन। तो एट दिस हाई टेम्परेचर सिलिकॉन वेपराइजेस और उड़ के चला जाता है, गैसियस फॉर्म में रहता है, वेपर फॉर्म में रहता है, तो सिलिकॉन वेपराइज हो जाता है और हमारी इंप्योरिटी सिलिका वाली से हमें मुक्ति मिल गई। कितना अच्छा काम हुआ सरफेक्स प्रोसेस, सिलिकॉन से मुक्ति, सिलिका ही मेजर इंप्योरिटी थी, उससे मुक्ति मिल गई। अब तो हमें अपना गेम खेलना है। नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस तो हमें बचपन से आती है, हो गया अपना काम, और क्या। Mg3N2 की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रो 3 लिखना था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर MgOH बन जाएगा, और NH3 की जगह पर NH3 बन जाएगा। प्रोडक्ट तो वही बनेंगे आपके, हाइड्रोक्साइड। अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट, अमोनिया का खूब यूज है इंडस्ट्रियल में, आप लोग जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ सरफेक्स प्रोसेस। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन सरफेक्स प्रोसेस। इसलिए मैं ये कॉमन क्वेश्चन हाईलाइट कर रहा हूँ। व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी मिल गया, अब तो कैल्सिनेशन हम लोग कर देंगे। व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी, इसके बाद हम लोग हीटिंग कर देंगे, इसका कैल्सिनेशन कर देंगे 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो हमें एल्यूमिना मिल जाएगा और H2O फुल हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पे। तो रेड बॉक्साइट से और व्हाइट बॉक्साइट से फाइनली हम एल्यूमिना तक पहुंच चुके हैं, एल्यूमिना तक पहुंच चुके हैं। अब इसका रिडक्शन करेंगे ऑक्साइड का, और रिडक्शन के बाद हम इसका
नेक्स्ट, सभी लोगों ने नोट कर लिया। रिडक्शन के बाद हम इसका रिफाइनिंग करेंगे, प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग करेंगे, और फिर इसके बाद इसकी मेटलर्जी खत्म हो जाती है। तो बस अब कॉमन प्रोसेस बच गई, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। तो अब रिडक्शन वाले स्टेप पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, which electrolytic cell is used in electrolytic reduction of aluminium? Whole Herold's electrolytic cell is used for reduction of aluminum. This is electrical reduction of aluminum. To crude aluminium, impure aluminium metal. ये रिडक्शन स्टेप वाला। अब देखो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले मैं आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, तो उसका डिस्कशन करते हैं। मैं आपके साथ Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है 2300 डिग्री सेल्सियस है, कुछ बुक में 2000 डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है, डिफर करता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम मेटल को पिघलाना चाहे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 900 डिग्री सेल्सियस कुछ बुक में, और मैं 950 डिग्री सेल्सियस लिखा हूं क्योंकि ऐसा भी मेंशन होता है, डिफर करता है सोर्स टू सोर्स। व्हाट आई ऑब्जर्व इज, मैं बॉइलिंग पॉइंट भी एक बार लिख देता हूं, जस्ट आई एम कीपिंग इन माइंड, दैट्स व्हाई 2000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर टेम्परेचर पे अगर हमने क्रूड मेटल एल्यूमिनियम प्राप्त भी कर लिया तो वो फुल हो जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 2000 डिग्री से। यहाँ पे पंगा क्या फंस रहा है, मान लो मैं डायरेक्टली इसको लेता हूं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए Al2O3, ठीक है, ले लिया भाई, मोल्टन स्टेट में तो लोग है ना, तो इसको मेल्ट करने के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मोल्टन Al2CO3 उपलब्ध करवाना है तो 2300 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर आपको इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के टाइम पे रखना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर, तभी मोल्टन Al2O3 मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पर्पज इज नॉट फुलफिल्ड, this will not serve the purpose of getting aluminum, because आपका एक बार एल्यूमिनियम मिल गया जो 2000 डिग्री सेल्सियस पे उड़ जाता है, तो 2300 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो वो बिंदास उड़ने वाला है, तो जो आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करना था वो तो फुल हो जाएगा, और क्लोज उसमें रखोगे तो दोबारा से इम्प्यूरिटी वगैरह में मिक्स हो जाएगा, पंगा ही पंगा है भाई साहब। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सिर्फ Al2O3 को रखेंगे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर रखना भी महाभारत, जितना ज्यादा टेम्परेचर, क्या तो आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना फ्यूल जलाना पड़ेगा, कोई इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रेजिस्टेंस पैदा करना पड़ेगा, हीट एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी, एनर्जी तो आपको खर्च करनी पड़ेगी, खर्चा तो है ही, कोयले को जला लो या फिर इलेक्ट्रिक हीटर को जला लो, प्रॉब्लम तो है, रोकड़ा जाएगा अननेसेसरी। इसलिए ये फ्लोटेशन प्रोसेस पहले इंडस्ट्री में जनरली क्या हुआ कि कोई वॉशर वुमेन थी तो वो कपड़े धोते टाइम
चिपक गया उनके ऊपर कि साबुन वाबुन फैटी एसिड होते हैं ना, उन्होंने यार ये इसकी तो कुछ पर्टिकुलर चीज चिपक जाती है मेरे तो कपड़ों पे, साबुन रहता है तो उस पर चिपका रह जाता है, ऐसी मैं ऐसी चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ। उन्होंने किसी केमिस्ट्री के नॉलेज वाले को बताया, साइंटिस्ट को, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट को बताया और बोला, केमिस्ट को बताया, एवर्सन एवर्सन करके नाम, उस एवर्सन केमिस्ट को बताया वॉशरमैन ने कि साहब ऐसे होता है कि साबुन वगैरह जो ऑयली चीजें हैं इनसे चिपक जाता है यार, ऐसी चीज है। अब उन्होंने, केमिस्ट तो केमिस्ट है, उसको तो साइंस की नॉलेज है, वो तो कोरिलेशन करना जानता है चीज को, तो उसने क्या किया कि उसी ने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि जो सल्फाइड ओर्स हैं, देखा कि क्या चिपकता है कि सल्फाइड है, वॉशिंग करते हैं तो हम लोग, बोला कि सल्फाइड ओर को इतना प्यार है अगर हायर फैटी एसिड से, सोप्स वगैरह से इतना प्यार है, ऑयल से इतना प्यार है, तो ऐसा काम करते हैं, इसी प्यार को हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं और एक फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का जन्म हुआ। और उसके बाद जो माइनिंग और मेटलर्जिकल प्रोसेस होती थी, वो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होने लगी और बहुत सारा इकोनॉमिकल एडवांटेज हुआ। मैं बोलना ये चाहता हूं, पैसे से कहीं ज्यादा दमदार चीज कोई नॉलेज, एक साइंटिस्ट एक चीज देखकर एक कंपनी करोड़ों अरबों कमाती है, लेकिन उस साइंटिस्ट ने तो कुछ नहीं कमाया, उससे कुछ करोड़ों मिल गए होंगे, नहीं भी मिले होंगे, उस प्रोफेसर ने, उस साइंटिस्ट ने कुछ नहीं कमाया, पर इस ह्यूमन बीइंग को, इस सिविलाइजेशन को इतनी बड़ी चीज दे दी कि उनकी पूजा करनी चाहिए। पूरी दुनिया प्रोस्पर की उसके दम पे, ये बहुत बड़ी चीज होती है। दिस इज समथिंग बिग टू थिंक। तो देखो, उन्होंने जो दिया उससे इंडस्ट्रीज ने खूब पैसा बचाया और खूब पैसा कमाया भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, जल्दी से होने लग गया, मेथड मिल गया एक मेटलर्जिकल एक स्टेप का एटलीस्ट। ओके दोस्तों, तो इसमें हम करते क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे Al2O3 इलेक्ट्रोलाइट अकेला नहीं लेंगे, उसमें कुछ और भी मिला लेंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। Al2O3 अकेला नहीं लेंगे एल्यूमिना, उसमें हम क्रायोलाइट भी मिला लेते हैं, और क्रायोलाइट के साथ हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड भी मिला लेते हैं। अब ये जब मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो इससे फायदा क्या हो जाता है कि इन तीनों का मिक्सर लेने पर मेल्टिंग पॉइंट 950 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एल्यूमिना में ये दोनों चीज मिला दी, ये मिक्सर है ले, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 950 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितनी अच्छी बात हो गई, इतना हाई टेम्परेचर भी नहीं मेंटेन करना पड़ा, कम टेम्परेचर पे काम हो गया, एल्यूमिनियम भी फुर नहीं हुआ, उड़ा नहीं। यस सर। अच्छी बात है, लिक्विड स्टेट में मिल गया, 950 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है उसका। हाँ, मोल्टन में तो हम चाहते हैं, और मोल्टन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंटेनर से नीचे एक हम उसको टैप करने के लिए एक होल कर लेंगे, टैपिंग होल, और उससे एल्यूमिनियम निकालते रहेंगे, हमें इंप्योर मेटल मिल जाएगा, लाइफ सेट हो गई। कितना अच्छा हो गया। देखो दूसरे केमिकल स्पीशीज, ये सारी दुनिया केमिकल स्पीशीज का गेम है, सारे जहां केमिस्ट्री है। तो हम और आप भी केमिकल स्पीशीज के बने हुए हैं, वही एटम आयन मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से हम बने हुए हैं। भगवान ने कंपोजिशन थोड़ी बहुत आगे पीछे कर दी होगी, पर हम बने हुए बेसिकली उसी चीज के। Na3AlF6CF2। तो बच्चों इससे किसका क्या रोल है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि वाई क्रायोलाइट, ये F6 लिखना है मेरे को, 3 लिखा है, ये करता क्या है
इसका जो मेजर फंक्शन है वो डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना को डिक्रीज करने का काम ये करता है, CaF2 नहीं करता। और साथ साथ इसका कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा आयन हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडाइज, कौन सा कैटायन कैथोड पे रिड्यूस हो रहा है, वो बतलाने के लिए अलग अलग दो तरीके से लिखा हुआ होता है। कोई एग्जैक्ट इसका इलेक्ट्रोलिसिस का कोई किस तरह कौन सा आयन कौन सा उसका एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, उसका कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है होल हेरोड प्रोसेस की एक्चुअल में। डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ये इसका मेजर फंक्शन है। और माइनर फंक्शन ये है कि ये Na पॉजिटिव आयन AlF6 नेगेटिव आयन और इतने हाई टेम्परेचर पे तो कॉम्प्लेक्स भी टूट जाता है, एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन भी दे देता है। आयन दे देगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर देगा, पर मेजर फंक्शन डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ए फंक्शन बोला जाए तो डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट। अब ये साहब क्यों ऐड किए गए, ये तो तुरंत टूट जाते हैं कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन में, और इनका एक ही काम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा दो। आयन अवेलेबल करवा देंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इनका एक ही काम है इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेंगे क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, CaF2 क्यों मिलाते हैं, क्या उनका काम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी also dissolves एल्यूमिना। एल्यूमिना को ये अच्छे से अपने आप में इंटरमिक्स कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, ये भी इसकी खासियत। बट मेजर जॉब इज मेल्टिंग पॉइंट बड़ा था, ये यही तो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्रायोलाइट ने सोल्व की है। ये भी एल्यूमिनियम का ही और है वैसे तो, पर NaAl3 ये तो और जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो हम डेफिनेटली यूज करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इंप्योरिटी बढ़ानी थोड़ी है। सर फिर इसको फ्लक्स नहीं बोल सकते क्रायोलाइट को? फ्लक्स तो अलग चीज हो गई। फ्लक्स तो वो होता है जो स्लैग बनाए, और जो स्लैग बनाएगा वो ऊपर तैरेगा। मैंने स्लैग की प्रॉपर्टी लिखवाई थी 4-5। फ्लैक्स और स्लैग तो जुड़े हुए वर्ड है एक दूसरे, शादीशुदा है, तो एक दूसरे के बगैर एग्जिस्टेंस नहीं है। फ्लैक्स के बगैर स्लैग नहीं, और स्लैग बिना फ्लैक्स के आपस में ऐसा कुछ नहीं। स्लैग और फ्लैक्स, फ्लैक्स होगा तो स्लैग बनेगा ही बनेगा, और स्लैग है तो फ्लैक्स चाहिए चाहिए, स्लैग बनाना है। ये तो फिक्स चीज है, जोड़े में आती है। यहाँ कोई स्लैग नहीं बन रहा तो फ्लैक्स वैसे नहीं। समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, नोट लिख लो। मेल्टिंग पॉइंट कम आपका लिथियम कार्बोनेट भी कर देता है। देखो Li2CO3 कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ क्रायोलाइट। Li2CO3 कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ NaAlF6 ब्रैकेट में क्रायोलाइट। So use in place. Can be used Li2C, lithium carbonate can be used in place of Na3AlF6। इस इलेक्ट्रिकल रिडक्शन प्रोसेस में Na3AlF6 की जगह लिथियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, MgF2 की जगह CaF2 की जगह MgF2 यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन? देखो MgF2 कांट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ CaF2। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर है, उसमें CaF2 की जगह MgF2 रिप्लेसमेंट नहीं है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, ऑल्दो इकोनॉमिकल है। क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? रीजन इज वेरी सिंपल। अरे कैथोड के ऊपर यहाँ पे मैग्नीशियम भी अवेलेबल हो जाए, MgCF2 कैल्शियम आयन फ्लोराइड आयन दे रहा है,
और MgF2 में Mg आयन और फ्लोराइड आयन दे रहे हैं। एल्यूमिनियम +3 तो रेड्यूस होना ही होना है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल कैथोड पे रेड्यूस करके प्राप्त करना ही करना है, काम ही यही है रिडक्शन का, मेटल प्राप्त करना। और मेटल कहाँ पे मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पे रेड्यूस होके मिलेगा, यही होता है इलेक्ट्रिकल रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाता है, एनोड से उठ के कैथोड पे जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है सेम मेटल। ये तो फिक्स चीजें हैं। इसका प्रीफरेबली रिडक्शन हो जाता है और एल्यूमिनियम का नहीं हो पाता, तो क्या मतलब है? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी कर रहे हो, एल्यूमिनियम आप चाहते हो, तो रगड़ा ही दिस इज समथिंग रॉन्ग। समझ गए? ओके, अब मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है। मैं अच्छा थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। कीप ड्राइंग।
यस सर ये लास्ट में लाइन क्या लिखी है आपने, मोर? नोट कर लिया बच्चों? Yes. देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, NaAlF3 और CF2Al2O3 रीजन मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करना और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाना, इसलिए दोनों चीज डालते हैं। रीजन्स यू नो, एनोड कैथोड दोनों आपके कार्बन के हैं, ग्रेफाइट है, और कैथोड पे Al+3 एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए कैथोड हम लोग नीचे बनाते हैं, स्पेशली डिजाइंड है ये हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सेल। अब इस ओर से जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सर और इलेक्ट्रोलाइट, उसके कंपैरिजन में जो मोल्टन एल्यूमिनियम है वो ज्यादा डेंस है, इसलिए वो नीचे लेयर बनाएगा अपनी और ऊपर रहेगा, इसलिए और को ऊपर ही डालते हैं और रेड्यूस होके कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो कैथोड भी हम लोगों ने नीचे रखा है कैथोड, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डेंस है, यही फेवरेबल है चीज, इसी तरह हमें करना चाहिए, इसी तरह ही हो पाएगा।
और फिर ये टैपिंग की या टैपिंग होल है जिससे हम इम्प्योर क्रूड मेटल हम लोग ले आते हैं। अब इसमें कैथोड पे रिडक्शन क्या हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इसके बारे में कंफ्यूजन है लोगों को, बट दो तरीके से अलग अलग बुक में मेंशन होता है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। There are two different concepts people think about कि how this oxidation reduction half reactions are there at cathode and anode. ठीक है, that's all. एनोड किसका है पूछेंगे आपको, कैथोड कौन सा है, दोनों ही कार्बन के हैं, ग्रेफाइट के हैं। फिर ये पूछेंगे कि ऊपर ये पाउडर्ड कोक या चारकोल की लेयर क्यों बनाई गई है, व्हाई दिस लेयर। इसका भी अपना काम है, ये भी बहुत हेल्प करती है। जो ये एनोड रोड है ना, ये गायब ना हो, एनोड डिके ना हो, उस एनोड के डिके को बचाने के लिए, इस कार्बन को बचाने के लिए यहां हम कार्बन रख देते हैं, चारकोल रख देते हैं। कैसे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा रिएक्शंस। ओके, बस इसकी रिएक्शन खत्म करते ही हम लोग, ये काफी बड़ा है, डायग्राम वगैरह में टाइम लगता है। तो तरीका वन जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन समझते हैं, उसके अनुसार NaAlF6 ये पूरा का पूरा इतने हाई टेम्परेचर पे 950 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आयोनाइज हो जाएगा। Na पॉजिटिव दे देगा, एल्यूमिनियम आयन दे देगा और फ्लोराइड आयन दे देगा। और CaF2 को तो तकलीफ ही नहीं है, वो भी आयन में टूट जाएगा, उसका तो काम ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है। और Al2O3 आपका पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता, बहुत पार्शली आयोनाइज होता है, नॉट सिग्निफिकेंटली। उसकी वजह से एल्यूमिनियम आयन नहीं आया। तो स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम आयन सिर्फ क्रायोलाइट की वजह से। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग, कुछ बुक में आपको इस स्टाइल से मेंशन है। तो अब देखो भाई साहब, एनोड पे क्या क्या हो सकता है। एनोड पे एनायन आते हैं, तो एनायन के नाम पे क्या है आपके पास, क्लोराइड। वाटर वाटर तो है ही नहीं, एक्वा सॉल्यूशन थोड़ी लिया है। तो फ्लोराइड ऑक्सीडाइज, एनोड ऑक्सीडेशन होता है तो F2 बनाएगा, बैलेंस कर लो। एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो गया। It is strongest oxidizing agent you came across in chemistry till now. पर ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑक्सीडाइज नहीं किया तो रिएक्ट भी कर जाता है। ये तो एल्यूमिनियम तो पहले ही एल्यूमिना में Al+3 में है, तो उसको तो ऑक्सीडाइज कुछ करेगा नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम को तो कर नहीं सकता, उसमें तो हाईएस्ट He+3 होती है। O-2 को O2 में कर देता है। तो ये जो फ्लोरीन प्रोड्यूस हुई वो एल्यूमिना को लपेट में लेता है। अब लाइन में आया, एल्यूमिना से ही ऑब्टेन करना है हमें, तो क्या करेगा, Al2O3 को AlF3NO2 में O2 को फुल कर देगा। ये O2 है, उसके लिए हम लोग ने चारकोल पाउडर की लेयर बनाई थी ऊपर, इस O2 से डील करने के लिए। AlF3 हो गया। अब हमें ये पता है AlF3 तो आयोनिक है, ये तो आयन दे देगी।
अब ये जो एल्यूमिनियम आयन आया, ये तो एल्यूमिना वाला आया ना, ये तो एल्यूमिना वाला आ गया। अब एनोड पे, कैथोड पे बात कर लेते हैं। कैथोड पे Na पॉजिटिव आयन है, एल्यूमिनियम आयन अवेलेबल है, और कैल्शियम आयन भी अवेलेबल है, कैटायन, ये सब आपके लाइन में खड़े हैं। एल्यूमिनियम ज्यादा रेड्यूस होगा इनसे, ऑब्वियसली हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, वो एक सीक्वेंस याद करवाई थी मैंने। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, Al+3, कैथोड पर रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लिक्विड मोल्टन स्टेट में रहेगा 950 डिग्री सेल्सियस। अब कैथोड पे एल्यूमिनियम मिल गया, क्रूड मेटल मिल गया, आपका काम हो गया। यही तो काम था। अब बोलो कि टू डील विद जो ये ऑक्सीजन मिली, O2 प्रोड्यूस, वी यूज चारकोल या कोक लेयर। क्यों? यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। करता क्या है, उस डायग्राम को देखो आप। एनोड ये है, इस एनोड पे O2 प्रोड्यूस हुई, F नेगेटिव से F2, और उसने O2 प्रोड्यूस कर दी Al2O3 से इस एनोड के ऊपर। यहां पे O2 प्रोड्यूस हुई एनोड के ऊपर, पर O2 इस एनोड वाले कार्बन को खा जाएगी, C+O2 गिविंग CO या CO2, डिपेंड करता है कितनी O2 पास या स्लो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं पाउडर फॉर्म में, पाउडर ये तो ब्लॉक है तो कम रिएक्टिव होगा कार्बन, यहां पे पाउडर फॉर्म में वो लपक के रिएक्ट करेगा। तो भाई साहब, ऑक्सीजन को तो मिल गया अपना जीवन साथी। O2 जो यहाँ पे एनोड पे प्रोड्यूस हुई, ये पाउडर वाले कार्बन चारकोल के साथ, कोक के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसको बख्श देगा। तो हमारे होल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जिंदगी लंबी हो जाएगी। इट विल बी ब्लेस्ड विद लॉन्ग लाइफ। समझ गए हो? दिस O2 प्रोड्यूस, क्वेश्चन लिख लो, व्हाई वी यूज पाउडर, चारकोल और कोक लेयर। फिर उसके एक्सप्लेनेशन। O2 अगर हम उसको यूज नहीं करते तो जो एनोड का कार्बन है, ग्रेफाइट है, उसके साथ रिएक्ट करके उसको खा जाता। तो पहले बड़ी सुंदर सी रोड थी ये, अब भाई साहब इस रोड की स्लिमिंग हो गई। और तो क्या, इसका फिगर तो भाई साहब ऐसा हो गया, इस तरह किसी पार्ट को खा जाता है, CO2 में चला जाता है। What I need to say about it, ये तो गया काम से। अरे ये इन सब में दिस और दिस इस तरह की सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हर चीज का स्लिम ट्रिम होना अच्छा नहीं होता जिंदगी में, हर चीज के लिए जीरो फिगर अच्छा नहीं है। एनोड को हम जीवित रखना चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि तू ना ऑक्सीजन भाई साहब, तू एक काम कर ले कि तेरे को ज्यादा रिएक्टिव कार्बन देते हैं, क्या इस ग्रेफाइट ब्लॉक के पीछे पड़ा है, पाउडर फॉर्म में मिलेगा फॉर यू एंड यू ओनली। और
उसको वहां लुभाने के लिए हम बिल्कुल इंटरेक्शन, यहाँ पे CO2 बना, एनोड ऑक्सीजन, तुरंत जब O2 ऊपर जाएगी तो तुरंत उनको ये कार्बन पार्टिकल मिलेंगे, आपको चारकोल पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, अच्छा ऑप्शन है। तो ये वाला जो कार्बन है प्लस वो O2 रोड के साथ रिएक्ट करने के बजाय इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, एंड दिस इज मोर reactive carbon. This is more reactive carbon. अब more reactive carbon है तो इसने हमें बचा लिया। नोट कर लो जल्दी से। और आपने जो क्वेश्चन बोला था रिपीट। एनोड जितना ऑक्सीडाइज होना था, एनोड जितना गायब होना था, कब गायब होगा? क्योंकि पाउडर और के साथ ज्यादा रिएक्टिव है तो उधर रिएक्ट कर जाएगी ना ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हो? सर आपने जो क्वेश्चन बोला था ना, एक बार वो रिपीट। Why powdered charcoal oblique coke layer is used in this whole Herold electrolytic reduction of aluminium? क्यों उसमें पाउडर चारकोल की लेयर क्यों लगाते हैं? जो ऊपर मैंने हाईलाइट की थी पाउडर चारकोल की लेयर। देखो एक तो काम, अब वो ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन रोड के पीछे ही नहीं पड़ेगा, उसके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है लाइफ में रिएक्ट करने के लिए पाउडर चारकोल के साथ, तो ज्यादा उसके साथ रिएक्ट करेगा। एनोड की लाइफ बढ़ गई, थोड़ा बहुत एनोड के साथ रिएक्ट करेगा पर ज्यादा उसके साथ होगा। अगर यूज नहीं करेंगे फिर भी थोड़ा बहुत तो यूज होगा एनोड रोड कंबशन में। तो कार्बन के जो एनोड्स हैं, ग्रेफाइट के एनोड्स हैं, these are attacked regularly by oxygen, so they need very frequent replacement। उस frequency of replacement को कम करने के लिए पाउडर चारकोल हमारे है। दूसरा, तो ये चद्दर बना लेता है ये लेयर, तो जो हीट रिलीज होती है उस हीट को लॉस होने के लिए मना कर देता है। हीट रेडिएशन लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी। फंक्शन ऑफ चारकोल और कोक लेयर, फर्स्ट लिखो, इट reduces the rate of anode decay, it reduces the rate of anode decay, it reduces the rate of anode decay। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन कॉपर की मेटलर्जी में, ये बहुत, कॉपर मेटे किसे बोलते हैं? कॉपर की मेटलर्जी विल कम अक्रॉस। Cu2S और FeS दो सल्फाइड का कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता है कॉपर मेटे। इसमें ज्यादातर ये होता है और थोड़ा बहुत ये होता है। तो कॉपर मेटे क्या होता है ऑब्जेक्टिव में? ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन है, जस्ट केम टू माय माइंड। सर आपकी आवाज गूंज रही। कॉपर मेटे क्या होता है? Cu2S FeS, Cu2S मेजोरिटी में है, FeS माइनॉरिटी में है। ये कॉपर मेटे होता है। ये ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछ भी चुकी है इसको, जेई पूछ चुकी है, नीट नहीं पूछी है, जेई पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को ऑलरेडी। तो मैं फंक्शन ऑफ चारकोल लेयर बता रहा था। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ एनोड डिके। समझाने का काम मैंने कर दिया है, लिख लो जल्दी से। इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ एनोड डिके। सेकंड, इट प्रिवेंट्स हीट लॉस, इट प्रिवेंट द हीट लॉस। तो हीट रेडिएशन निकलती है उनको चद्दर की तरह बचा लेती है, रोक लेती है। अब देखो कुछ लोग ना दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, कुछ टेक्स्ट में आप देखोगे वो बोलते हैं भाई ना ये क्रायोलाइट वगैरह सब मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं, बाकी सारा गेम ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सब एल्यूमिना का ही है। ये मेथड बोल ऐसे ना एल्यूमिना आयोनाइज हो जाती है। सुन लो भाई साहब, तो सुनो भाई साहब, ये कैटायन है कैथोड पे जाएगा, ये एनायन एनोड पे जाएगा।
वो बोलते हैं ऐसी रिएक्शन होती है कैथोड पे और क्रूड मेटल मिल जाता है, ऐसे बोलते हैं साहब। एनोड पे ये एनायन, ये एनोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे कैटायन, एनोड पे एनायन। तो एट एनोड बच गया ना, एट एनोड। तो ये बोलते हैं साहब -3 Al2O3 बना लेते हैं +3O2 +12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ऐड करने के बाद कॉमन ले लेना आप, 2 कॉमन ले लेना। फाइनल रिएक्शन आपकी Al2O3 इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक एल्यूमिनियम क्रूड मेटल प्लस O2 गैस मिल जाती है। और O2 गैस से डील करने के लिए तो आपने देखा ही है, इस O2 गैस से डील करने के लिए तो आपने देखा ही है, वहां पे F2O2 बना रही थी उस रिएक्शन मैकेनिज्म में, लेकिन इसमें डायरेक्टली AlO3-3 एल्यूमिनियम का कैटायन एनायन बना लिया एल्यूमिना से ही, और कैटायन को कैथोड पे रेड्यूस कर लिया, एनायन को कैथोड पे, और हमारा काम हो गया। सारी जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो इससे भी एक्सप्लेन है। ओके बच्चों, बस रिफाइनिंग का हुक्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमारा बच्चा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, इट इज 4 o'clock ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत भारत। सर।